स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में बात करा था कि जो कांस्टेबल का सिलेबस था साइंस का, उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, हमको क्या क्या पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी, जो कि कांस्टेबल लेवल की साइंस रहेगी। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण को देखने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। देखिए, बायोलॉजी के बारे में सबको पता होता है कि ये जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान। क्या है ये? जीव विज्ञान। अब सबसे पहले जीव विज्ञान होता क्या है? तो जीव विज्ञान क्या होता है कि जीवधारियों का अध्ययन, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव का विकास कैसे हुआ, जीव के वातावरण के अनुकूल उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ पारस्परिक क्रियाएं कैसी होती है, उनकी जो पारस्परिक क्रियाएं वो कैसी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव में सब कौन आ जाते हैं? सजीव आ जाते हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द होता है ये किससे मिलकर बना है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बायोलॉजी हमारा मिलके बना है क्या? इसे बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी या अध्ययन। तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोस प्लस लोगोस से मिलकर क्या बना है? जीवन का अध्ययन। बायो से निकल के आया जीवन या जीव, और लोगोस से निकल के आया स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन। जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाती है? बायोलॉजी। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन है जिन्होंने मतलब जंतुओं के बारे में और पादपों के बारे में, मतलब सजीवों का सबसे पहले क्या करा, इस विषय के बारे में किसने उसकी चर्चा करी, किसने उसका विकास के बारे में जाना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीव विज्ञान के जो जनक है वो किसे कहा गया? जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जो जनक थे वो कौन कहलाए? अरस्तु। कौन कहलाए? वो अरस्तु कहलाए। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाए? अरस्तु कहलाए। इन्होंने ही सबसे पहले क्या करा? पादपों और जंतु के विकास की जो चर्चा हुई, उस विषय के बारे में चर्चा किसने करी? अरस्तु ने ही करी। सबसे पहले इन्होंने ही सजीवों के बारे में, उनके विकास की, उनके जो क्रियाकलाप है उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? अरस्तु। अरस्तु ने वनस्पति और जंतुओं को, वनस्पति को और जंतुओं को वर्गीकृत किया, इनके विषय में जानकारी हासिल करी। अरस्तु ने ही सबसे पहले इस विषय में चर्चा करी। तो वनस्पतियों को तो इन्होंने क्या करा? वृक्ष, शाख और झाड़ी में वर्गीकृत किया, और जंतुओं को उनके लाल रंग की वजह से, खून के लाल रंग की वजह से इन्होंने वर्गीकृत किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाए? अरस्तु कहलाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? तो ये किया 1801 में लेमार्क। और किसने करा? ट्रेविरेनस। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो खोज किसने करी? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और इस बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने करा। अब जीव शब्द से मतलब आप समझ गए होंगे।
जीव शब्द से मतलब होता है किससे? सजीव से। और सजीव में किससे? पादप और जंतु से। ये होता है जीव शब्द का मतलब। अब हम देखते हैं बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है इसकी दो शाखाएं हुई। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हुई? दो शाखाएं हुई। कौन सी हुई? एक तो है हमारी जूलॉजी और एक हमारी कौन सी है? बॉटनी। बॉटनी में क्या आ जाता है? वनस्पति विज्ञान, जिनमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी में क्या आ जाता है? जीव विज्ञान, पूरा जीव जंतुओं से रिलेटेड। ठीक है, दो शाखाएं हुई, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में सारा जीव विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में वनस्पति और पादपों का अध्ययन किया जाता है। अब जो जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा गया? तो फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया किसको? अरस्तु को। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा गया? अरस्तु को। अब इन्हीं की एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था, अरस्तु की एक पुस्तक थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु की ही पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसके अंदर इन्होंने क्या करा था? इन्होंने 500 तरह के जीव जंतुओं के बारे में बताया था। 500 तरह के जंतुओं का इसमें वर्णन था। ठीक है, और इधर जो थे फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाए? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस। ये फादर ऑफ बॉटनी कहलाए। इन्हों की भी एक पुस्तक थी, उसका नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने 500 किस्म के पेड़ पौधों के बारे में बताया। 500 किस्म के पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने बताया था इस पुस्तक के अंदर। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं थी, जूलॉजी और बॉटनी। जीव विज्ञान के जूलॉजी के अंदर जीव जंतुओं का वर्गीकरण हुआ, और बॉटनी के अंदर वनस्पति पेड़ पौधों से संबंधित वर्णन था। जूलॉजी के अंदर फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा गया? अरस्तु को। इन्हीं की एक पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, और इसमें इन्होंने 500 तरह के जीव जंतुओं का वर्णन दिया था। और बॉटनी में क्या था? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया? थियोफ्रेस्टस को। और इन्हीं की एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अंदर इन्होंने 500 किस्म के पेड़ पौधों की जानकारी दी थी। तो ये क्या थी? बायोलॉजी की दो शाखाएं थी। क्या है ये? बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं जीवधारियों का जो वर्गीकरण हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। पहले हम वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम पूरा शुरू से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा आपका कांस्टेबल लेवल का ही रहेगा। देखिए, जो दो शाखाएं थी जूलॉजी और बॉटनी, उसमें से हम अभी क्या लेंगे? जूलॉजी लेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जूलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब संसार में लाखों जीव जंतु हैं, तो सबको एक ही तरीके से वर्गीकृत तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि सबके वंश अलग होते हैं, जाति अलग होते हैं, लक्षण अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करा? इनको अलग अलग तरीके से, इनके रहन सहन के आधार पर इनको नाम दिया गया, इनकी पहचान दी गई, इनका जो पारस्परिक जो क्रियाएं थी उनके आधार पर इनको वर्गीकृत करा गया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे कि किस तरीके से जीवधारियों का वर्गीकरण हुआ है। देखिए, जंतु विज्ञान की एक शाखा होती है, जंतु विज्ञान की शाखा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं
जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का वर्गीकरण। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का वर्गीकरण क्या कहलाया? टेक्सोनोमी। इसे क्या कहा गया? हिंदी में वर्गीकी और इंग्लिश में इसको क्या कहा गया? टेक्सोनोमी। अब जो ये जीव विज्ञान का जो वर्गीकरण किया गया है टेक्सोनोमी, इसमें क्या करा गया? जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया गया। टेक्सोनोमी है, इसमें जीवों के क्या किया जाता है? उनका अध्ययन किया जाता है, उनके अध्ययन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाया? टेक्सोनोमी। जो वर्गीकी है, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया था इसके अंदर? तो एक तो नामकरण, जीवों के नामकरण, नोमेनकल्चर, वर्गीकरण किया गया था, उनका क्लासिफिकेशन किया गया था इसमें, प्लस रहन सहन के आधार पर उनका क्या कर रहा था? उनकी पहचान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था। और जो इनका जो वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका जो अध्ययन, वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वर्गीकी या टेक्सोनोमी कहलाता है। अब सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? जीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले वर्गीकरण किया था कैरोलस लिनियस ने। जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने करा था। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्गीकरण किया। तो इन्होंने क्या करा? जीवों को दो भागों में बांट दिया, पादप और जंतु जगत में। ठीक है, और इन्होंने ही क्या करा था? द्विनाम पद्धति भी बताई थी। इन्हीं के द्वारा द्विनाम पद्धति हुई थी। इस द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि जो साइंटिफिक नाम होता है, जो किसी भी जंतु का या पादप का जो नाम होता है, उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। तो द्विनाम पद्धति के बारे में हम इसके बाद जो लेक्चर रहेगा उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैरोलस लिनियस ने पादप और जंतु को क्या किया था? वर्गीकृत किया था। और इन्हीं की एक पुस्तक भी आई थी, उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, और ये इन्हों का 10th एडिशन था। एक पुस्तक और इनकी आई थी, उसका नाम था स्पेशीज प्लांटेरम। ठीक है, स्पेशीज प्लांटेरम। कैरोलस लिनियस ने पादप जगत और जंतु जगत, दो जगत में वर्गीकृत किया था जीवों को। पर क्या हुआ कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इन्होंने पादपों को वर्गीकृत करा, इन्होंने जंतुओं को वर्गीकृत करा। अब पहले अरस्तु ने क्या करा था? पादपों को वृक्ष में, शाख में और झाड़ी में वर्गीकृत किया था, और जंतुओं को उनके खून के लाल रंग के अकॉर्डिंग उन्होंने रख दिया था कि दोनों जगत के हिसाब से उन्होंने काम करे थे कि पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन कैरोलस लिनियस ने इनको पादप और जंतु जगत को वर्गीकृत किया कि पादप पेड़ पौधों को सबको पादप जगत में रख दिया, जंतुओं को जीवों को सबको जंतु जगत में रख दिया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। कैसे नहीं हो सका ये सक्सेसफुल? कुछ जंतु थे जो पादपों जैसे लक्षण दिखाई देते थे, तो वो जैसे कुछ जंतु थे जो पादप जैसे लक्षण थे, जैसे प्रकाश संश्लेषण करते थे। तो अब उन जंतुओं को पादप जगत में तो रख नहीं सकते। एक जैसे लाइकेन है, वो सजीवों जैसा उसके लक्षण होते हैं लाइकेन के। ठीक है, तो सजीवों जैसा होता है, लेकिन वो क्या है? एक सजीव है, जीव है वो एक, तो उसको पादपों में तो रख नहीं सकते। वैसे ही उसी तरीके से फफूंद है, फफूंद ग्रीन कलर की होती है, तो उसके वो रहती क्या है? जीव है, लेकिन उसको पादपों में नहीं रख सकते, वो ग्रीन कलर की तो होती नहीं है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लक्षण सामने आए जो इन पादप और जंतु जगत में फिट नहीं हो रहे थे। कि पादपों में पेड़ पौधों के अलावा कुछ लक्षण अलग आ रहे थे, जंतु भी पेड़ पौधे जैसे लक्षण कर रहे थे, और जंतु में कुछ चीज़ ऐसी आ रही थी कि पादप जंतु जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके बाद में
इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, क्योंकि जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। और फफूंद क्या होती है, जीव होती है, ठीक है। और वो ग्रीन कलर की तो होती नहीं है फफूंद, तो उसको पेड़ पौधों में नहीं रख सकते थे। तो कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से कैरोलस लिनियस के जो 2 जगत थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अब इसके बाद में वैज्ञानिक आए हैकल। इन्होंने क्या करा, 3 जगत में वर्गीकृत किया, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा। 3 जगत में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जंतु जगत में इन्होंने किसको रखा, सारे जितने भी यूकैरियोटिक थे, बहुकोशिकीय जितने भी थे उन सबको उन्होंने जंतु जगत में रख दिया। पादप जगत में भी उन्होंने सबको बहुकोशिकीय को रख दिया। और प्रोटिस्टा में इन्होंने एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक को रख दिया। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी थे, एक कोशिकीय में क्या होता है, एक कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुकोशिकीय में क्या होता है कि कोशिका होती है लेकिन उसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक कोशिका में खाली एक कोशिका ही बनी होती है, ठीक है। एक कोशिका में कौन आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, ये सब काय में आ जाते हैं, एक कोशिका में आ जाते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि कोशिका होती है और कोशिका के बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब चीजें काय में रख दिए गए, यूकैरियोटिक में रख दी। केंद्रक वाले जितने भी जीव जंतु थे सबको इसमें रख दिए गए। तो ये भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ। इसके बाद में आते हैं तीसरे वैज्ञानिक। अभी हम ये वर्गीकरण ही चल रहा है। पहला वर्गीकरण किसका था, कैरोलस लिनियस का था। दूसरा वर्गीकरण किसका था, हैकल का। और तीसरा था R.H. व्हिटेकर, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। R.H. व्हिटेकर, इन्होंने क्या करा, 5 जगत वर्गीकरण दिया और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा। अब इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया तो वो किस हिसाब से दिया, कोशिकीय संरचना और केंद्रक के आधार पर दिया। तो 5 जगत में इन्होंने कौन कौन से वर्गीकरण दिए थे, देखिए। एक दिया इन्होंने मोनेरा जगत, एक दिया इन्होंने प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। एक दिया इन्होंने कवक, फंजाई या फंगी। एक दिया इन्होंने प्लांटेरम और एक दिया इन्होंने एनिमेलिया। पांच जगत वर्गीकरण दिया इन्होंने कोशिकीय और केंद्रक की संरचना के आधार पर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटेरम, ठीक है। ये इसके अंदर एक ये था कि इसमें वायरस को जगह नहीं दी गई। इसमें वायरस को, इस जगत में वायरस को कहीं पर भी जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है। जो वायरस रहता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर इसे किसी कांच की बोतल में या किसी बोतल में भर के छोड़ दिया जाता है कई सालों तक, तो ये किसकी जैसे दर्शाएगा कि जैसे कोई मरा हुआ जीव है, बिल्कुल मरे हुए निर्जीव जैसी अवस्था को शो करेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव के संपर्क में आता है या जीवित वातावरण के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। तो वायरस क्या कहलाता है, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो ये वायरस को कहा जाता है, विषाणु, ठीक है। तो इसको कहीं पर भी, इस जगत में कहीं पर भी इसको जगह नहीं मिली। तो वायरस सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जीवों के और निर्जीवों जैसे दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अगला आता है हमारा वर्गीकरण। ये तीसरे नंबर का वर्गीकरण था। हम सबसे पहले वर्गीकरण की ही बात कर रहे हैं, कितने तरीके वर्गीकरण हुए हैं। अब आता है चौथे नंबर का वर्गीकरण। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके पहले हम पूरा वर्गीकरण देखेंगे कितने तरीके के वर्गीकरण होते हैं, और उसके बाद में हम आर.एच. व्हिटेकर का पूरी तरीके से वर्गीकरण देखेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहला हो गया हमारा कौन सा वाला वर्गीकरण हुआ था, पहले हमारा कौन सा वाला वर्गीकरण आया था, कैरोलस लीनियस। दूसरा हमारा कौन सा आया था, पहला कैरोलस लीनियस, दूसरा आया था हेकर, तीसरा आया हमारा कौन सा, आर.एच. व्हिटेकर, और अब चौथे नंबर पे आता है पोषण के आधार पर वर्गीकरण हुआ। पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर 3 तरह का वर्गीकरण हुआ। कौन कौन सा, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, और एक हुआ अपघटक। उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, और अपघटक डिकम्पोस्ट। उत्पादक में किसको रखा गया, पेड़ पौधे, ठीक है। उपभोक्ता में किसे रखा गया, मनुष्य, जीव जंतु, और अपघटक में किसे रखा गया, डिकम्पोस्ट जैसे कवक, शैवाल, इन सबको काय में रखा गया, अपघटक में रखा गया। तो ये पोषण के आधार पर 3 वर्गीकरण हुए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब आता है 5वें नंबर का वर्गीकरण। सॉरी, पोषण के आधार पर नहीं था, ये सजीवों के आधार पर था। सजीवों का इकोलॉजी के आधार पर, इकोलॉजी या पारिस्थिति के आधार पर, पारिस्थिति के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया था। सजीवों का जो इकोलॉजी के आधार पर जो होता है, पारिस्थिति के आधार पर वो वर्गीकरण था, ठीक है। फिर आता है 5वें नंबर का पोषण के आधार पर। अब आता है पोषण के आधार पर, वो आपका पारिस्थिति के आधार पर था। पोषण के आधार पर 2 वर्गीकरण हुए, स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। स्वपोषी में किसे रखे गए, कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और परपोषी में किसे रखा गया, जीव जंतु और मनुष्य को रखा गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि स्वपोषी में एक युगलिना जंतु ऐसा है, एक अपवाद है कि ये स्वपोषी में आता है जंतु, क्योंकि युगलिना क्या करता है कि धूप प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करता है, इसके अंदर हरित लवक भी पाया जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये है क्या, जंतु, लेकिन ये क्या करता है, पौधों जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो युगलिना क्या है, पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी, जैसे उधर सजीवों निर्जीवों के बीच की कड़ी कौन सी कहलाई थी, वायरस कहलाई थी, ऐसे ही पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या कहलाएगी, युगलिना कहलाएगी। तो युगलिना एक जंतु है, लेकिन ये किसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों, पेड़ पौधे भी करता है, पेड़ पौधों जैसी और जंतुओं जैसी भी करता है। तो युगलिना का आप क्वेश्चन ध्यान रखिए कि इसका क्वेश्चन बनता है, पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाती है, युगलिना, क्योंकि ये अपना भोजन भी स्वयं बनाता है, धूप प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन युगलिना इसमें जंतु होते हुए भी किस में आता है, स्वपोषी में आता है। बाकी जितने भी जंतु आते हैं वो सब काय में आते हैं, परपोषी में आते हैं। तो ये हमारा पोषण के आधार पर वर्गीकरण था। इसके अलावा, पोषण के आधार के अलावा फिर आता है हमारा 6ठे नंबर का, 6th नंबर का आता है हमारा कोशिका के आधार पर।
कोशिका के आधार पर। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी हम खाली जितने भी सबके वर्गीकरण हैं वो देख रहे हैं हम, ठीक है। अब कोशिका के आधार पर दो वर्गीकरण हुए, एक कोशिकीय और एक क्या हुआ, बहुकोशिकीय। अब कोशिका के आधार पर जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, जो खाली एक कोशिका से मिलकर ही बने हैं, वो सब किस में रखे गए, वो सब रखे गए किसमें, एक कोशिकीय में। इसमें सब एक कोशिका वाले जीव रखे गए जिनके अंदर क्या पाया जाता था, केंद्रक पाया जाता था। और बहुकोशिका में जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन सबको, तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब काय में रखे गए, एक कोशिकी में। ये सारे जीव काय में रखे गए, एक कोशिकी में। लेकिन अब इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। बिना केंद्रक वाले इसमें थे ही नहीं, तो एक कोशिकी में केंद्रक वाले रखे गए सारे। और इसके अलावा जितने भी जीव होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं, उसको आप सब काय में रखेंगे, बहुकोशिकी में। वो उदाहरण अगर आप इन तीनों को याद रखते हैं एक कोशिकी में, तो बाकी जितने भी आपके जीव बचते हैं वो सब काय में चले जाते हैं, बहुकोशिकी में। तो आप एक कोशिकी का उदाहरण ध्यान रखिए इन तीनों को, तो बाकी सब काय में चले जाएंगे, बहुकोशिकी में, ठीक है। तो बाकी सारे उदाहरण बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि एक कोशिका किससे स्टार्ट हो रहा है, एक कोशिका से हो रहा है, और उसमें केंद्रक भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो केंद्रक विहीन वाला तो इसमें आ ही नहीं सकता है। तो केंद्रक युक्त है, तो बाकी जितने भी बहुकोशिकी बनेंगे तो वो काय में रहेंगे, केंद्रक के साथ रहेंगे। तो अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना को एक कोशिकी में रखा गया, जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, और बाकी सब बहुकोशिकी में। तो केंद्रक के कोशिका के आधार पर दो वर्गीकरण किए गए। इसके उदाहरण, अमीबा जो होता है वो आपको पता है कि अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, युग्लिना मैंने आपको बता ही दिया, स्वपोषी होता है क्योंकि इसके अंदर पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। और अमीबा जो होता है वो क्या होता है, कभी नहीं मरता है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अमीबा कभी नहीं मरता है। इसकी जो संरचना होती है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये वापस नया बन जाता है, फिर काट दिया जाए तो नया, तो ये क्या होता है, कभी मरता नहीं है। और पैरामीशियम क्या है, इसको चप्पल जंतु भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो किसकी जैसी होती है, चप्पल जैसी होती है। हम इसके बारे में आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं 7वें नंबर का वर्गीकरण। 7वें नंबर का आता है केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो केंद्रक के आधार पर दो वर्गीकरण हुए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में किसे रखा गया, जिन कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है उनको रखा गया। और यूकैरियोटिक में किसे रखा गया, यूकैरियोटिक में रखा गया किसे, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक में। ऐसी प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जिन कोशिकाओं के अंदर ये जो कोशिका है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक कहलाती है, और जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कहलाती है। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या रखे गए, जैसे नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सब प्रोकैरियोटिक में रखे गए। और यूकैरियोटिक में क्या आ गया, केंद्रक की बात हो रही है क्योंकि ये केंद्रक विहीन है, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक विहीन, और यूकैरियोटिक क्या होता है, केंद्रक युक्त। तो केंद्रक युक्त में क्या क्या आ गया, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना और सारे जीव जंतु। सारे जीव जंतु काय में आ गए, यूकैरियोटिक में,
ठीक है, तो ये केंद्रक के आधार पर 2 वर्गीकरण हुआ। इसके बाद में आता है 8वें नंबर का वर्गीकरण। ये आता है रीढ़ की हड्डी के आधार पर। रीढ़ की हड्डी के आधार पर वर्गीकरण। रीढ़ की हड्डी के आधार पर कैसा हुआ? कशेरुकी और अकशेरुकी। स्पाइनल कॉर्ड वाला, स्पाइनल कॉर्ड और नॉन स्पाइनल कॉर्ड, नॉन स्पाइनल कॉर्ड वाला। ठीक है, कशेरुकी में किसको रखा गया कि जिन जीवों के अंदर एक तो मस्तिष्क विकसित था, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी थी, ठीक है, और जिनमें हृदय शरीर के ऊपर की तरफ था। ठीक है, जिनमें हृदय शरीर के ऊपर था, शरीर में ऊपर की तरफ था। ठीक है, शरीर में जैसे मनुष्य में होता है लेफ्ट साइड शरीर के ऊपर की तरफ होता है ना, उसको। तो कशेरुकी में इनको रखा गया। अकशेरुकी में जिनमें मस्तिष्क अविकसित था, रीढ़ की हड्डी अविकसित, मस्तिष्क अविकसित, रीढ़ की हड्डी भी अविकसित, और जिनमें हृदय शरीर के निचले हिस्से की तरफ था, शरीर के निचले हिस्से में था, उनको काय में रखा गया? अकशेरुकी में। तो ये क्या हुआ हमारा रीढ़ की हड्डी के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद में आता है 9वां वर्गीकरण। इसके बाद में क्या आता है हमारा? 9वां वर्गीकरण आता है जो कि किसने दिया था? स्टोरर तथा विंसीजर ने। ठीक है, स्टोरर तथा विंसीजर ने दिया था। ये जो स्टोरर तथा विंसीजर ने दिया था 1975 में दिया था। ये कहीं कहीं यूसिंजर भी आता है ये नाम, स्टोरर तथा यूसिंजर। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? एनिमल जगत को इन्होंने 2 भागों में बांटा। इन्होंने 2 जगत जो दिए थे वो इन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु में दिए थे। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, 2 भागों में इन्होंने क्या करा? बांटा, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब इन्होंने क्या करा? एक कोशिका। अब इन्होंने भी केंद्रक युक्त और केंद्रक विहीन ना होकर एक कोशिका में किसे रख दिया? इन्होंने प्रोटोजोआ संघ, इन्होंने संघ बना दिया। अब एक कोशिका में इन्होंने प्रोटोजोआ संघ बना दिया और बहुकोशिकीय में इन्होंने क्या बना दिया? मेटोजोआ संघ, मेटाजोआ संघ। अब ये जो इन्होंने संघ बनाया प्रोटोजोआ संघ और मेटोजोआ संघ जो बनाया इन्होंने, इसमें इन्होंने उपजगत बना दिए और संघ बना दिया। ठीक है, इन्होंने ये क्या बन गए? एक तरीके से उपजगत बन गए, जगत भी बनाए और उपजगत भी इन्होंने बना दिए। अब इस प्रोटोजोआ जो था, प्रोटोजोआ संघ था, इन्होंने इसमें क्या करा? जो एक कोशिका में क्या करा? इन्होंने केंद्रक वाले रख दिए थे। ठीक है, केंद्रक वाले इन्होंने सब इसी के अंदर सारे रख दिए। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब इन्होंने एक कोशिका में रख दिए। और लगभग 3000 जातियां, लगभग 3000 जातियां इन्होंने इसमें बताई।
ठीक है, 3000 जातियां बताई। और ये इन्होंने प्रोटोजोआ संघ क्यों बनाया? खाली इसमें इन्होंने इनके कि ये मतलब पृथ्वी पर है, बाकी इनके आकार प्रकार के अकॉर्डिंग इनको इसमें इन्होंने प्रोटोजोआ के संघ में रख दिया। किस लिए? कि दिखते एक तरीके से थे, एक कोशिका थी, एक केंद्रक था उसके अंदर, तो इसको देखते हुए इन्होंने इसको रख दिया। और पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव के हिसाब से इन्होंने प्रोटोजोआ संघ के अंदर इसको रख दिया, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना को। अब जो मेटाजोआ संघ था, मेटाजोआ संघ जो था, इसमें क्या था कि इन्होंने इसमें अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीवों को रख दिया। ये एक कोशिका से बनने वाले जीवों को प्रोटोजोआ संघ में रख दिया, अनेक कोशिकाओं से बनने वाले जीवों को मेटाजोआ संघ में रख दिया। तो इसको इन्होंने मेटाजोआ का जो था इन्होंने 2 वर्गीकरण कर दिए वापस से। इन्होंने कौन सा करा? इन्होंने 2 वर्गीकरण दिए, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। ठीक है, कशेरुकी में इसी को कॉर्डेटा, यही कॉर्डेटा, और इसको वापस नॉन कॉर्डेटा में। ठीक है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड, और इसी को इन्होंने मेरुरज्जु युक्त वाले जितने भी जीव थे उसको इसमें रख दिया, मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु युक्त सारे जीव आ गए और मेरुरज्जु विहीन सारे जीव इसमें आ गए, विहीन। ठीक है, तो वर्टिब्रेट, कॉर्डेटा, मेरुरज्जु युक्त ये सब कशेरुकी में आ गए। ठीक है, और जितने भी अकशेरुकी थी, इनवर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेटा और मेरुरज्जु विहीन, तो ये सारे काय में आ गए? स्पाइनल कॉर्ड वाले जितने भी थे, ये स्पाइनल कॉर्ड वाले और नॉन स्पाइनल कॉर्ड, नॉन स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से मेटाजोआ जो संघ था उसमें कशेरुकी को रख दिया। कशेरुकी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेरुरज्जु युक्त, जिनमें मस्तिष्क विकसित था, जो हार्ट था वो शरीर में ऊपर की तरफ था, और अकशेरुकी में क्या था? मस्तिष्क अविकसित था। ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, हार्ट शरीर के निचले हिस्से में था। तो इस तरीके से इन्होंने इसको विभाजित कर दिया। तो जो स्टोरर तो और यूसिंजर का जो स्टोरर तथा यूसिंजर का जो वर्गीकरण था, ये इसके बारे में हम पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो केंद्रक के आधार पर और कोशिका के आधार पर जो है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपके सामने जितने भी वर्गीकरण थे, जो अलग अलग प्रकार से जो वर्गीकरण किए गए थे, 9 तरह के जो वर्गीकरण थे, ये पूरे आपके सामने अभी आज हमने इस वीडियो में खाली वर्गीकरण देखा है। इसके बाद में हम ये आप जो नोट्स बनाएंगे तो उसमें ये सारे वर्गीकरण आप नोट कर लीजिए। ये खाली एक नाम है और एक छोटा सा उनके बारे में जानकारी है। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसकी एक पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जो 5 जगत वर्गीकरण है RH विटिकर का, वो भी हम पूरा देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम बायोलॉजी कांस्टेबल लेवल के पढ़ रहे हैं, तो आज हमने इतना पढ़ा है वर्गीकरण। इसके बाद में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।